अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो दक्सा में खुशामदीद। आज मैं हाजिर है खिदमत न्यू नॉवल के साथ जिसका नाम है वेलूथा और इसकी मुसन्निफ़ा है राबिया खान। और अगर आपने राबिया खान की कायब टाइम और अज़ाज़िल रीड की हुई है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी पसंद आएगी। और वेलूथा में आपको मिलने वाला है क्राइम थ्रिल, डार्क फिक्शन और हीरो माफिया है और अफगान विलन है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं एपिसोड की जानिब। वेलूथा अस्कलम राबिया खान। रात का पहर, खामोश और तन्हा। वक्त 3:07। सिंह की टोटी से गिरता कतरा कतरा पानी, उन पानी की बूंदों का ना महसूस सा शोर उसकी कच्ची नींद में खलल वाक़ कर रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे उसका वजूद भीगता जा रहा है। उसके पैर, हाथ, बाल सब गीला होने लगा है। उसने उस गैर आरामदेह से एहसास को झटकने की कोशिश की, लेकिन नींद बहुत गहरी थी। एहसास ठंडा और गीला था। उसे उलझन होने लगी, शायद वो कोई ख्वाब देख रहा था, एक ऐसा ख्वाब जिसमें हमेशा वो खुद को बहुत ज़्यादा पानी में बहता हुआ महसूस करता है। उसकी पेशानी पर अब शिद्दत के बाद पसीने की चंद बूंदें उभर आई थी। कनपट्टी से भी पसीना फूटने लगा था। ख्वाब में देखा जाने वाला पानी अब उसके हलक तक आ रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे अब वो सांस के साथ उसके फेफड़ों में उतरता जा रहा था। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसका वजूद हवा से भी ज़्यादा हल्का हो गया है, बेहद हल्का। अब सांस लेने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही थी। हर जानिब अंधेरा था, गहरा, खामोश, गीला अंधेरा। अलार्म की चिंगाड़ती हुई आवाज़ पर उसकी आंख एक झटके से खुली। छत पर झूलता पंखा जूजू की आवाज़ के साथ घूम रहा था। कमरे में एसी की खनकी फैली हुई थी। उसे अपनी हड्डियां जमती हुई महसूस होने लगी। वो यकलक थी, उठ बैठी। लंबे बाल लम्हे भर को कंधे पर लहराकर गिर पड़े। उसने अलार्म क्लॉक पर बदमज़गी से होकर हाथ मारा और फिर बालों को जूड़े में लपेटती तेजी से कंफर्टर हटाती बाहर निकली। टाइल्स की ठंडक ने लम्हे भर के लिए उसे जमा दिया था। साइड टेबल पर रखा एसी का रिमोट उठाकर बिना देखे एसी ऑफ किया और फिर उजलत में वॉशरूम की जानी पड़ गई। आज उसकी प्रेजेंटेशन थी जिसकी तैयारी करके वो खासी देर से सोने के बाद देर से उठी थी। फ्रेश होने के बाद वो तेजी से उलझे बालों में दृष्टि से ब्रश चलाती साथ साथ रज़िया को भी आवाज़ें दे रही थी। रज़ी, रज़ी। उसकी आवाज़ पर एक फरबासी लड़की लगभग 18-19 साल की दौड़ती हुई उसके कमरे तक आई। उसने धानी रंग की कमीज और हम रंग ही स्ट्रेट पजामा जेब तन कर रखा था। कत्थे रंग के बालों को बेदर्दी से ब्रश करती वो रज़िया को हौला गई थी। यार जल्दी से मेरा वो खोसा ढूंढ दो जो मामानी ने ड्रेस के साथ लाई थी मेरे लिए। जल्दी करो रज़ी, मैं लेट हो जाऊंगी। उसे दरवाजे पर टिकट देखकर वो आखिर में जोर से बोली थी। रज़िया बौखलाकर जल्दी से आगे बढ़ी, फिर उसके वार्डरोब से मुख्तलिफ जूते निकालकर उसके मतलूबा खोसे तलाश करने लगी। कमरे में अजीब सा फैला हुआ था। उसकी जल्दबाजी के बाद हर जानिब हमाहमी सी मची हुई थी। पता नहीं मैं इतना लेट कैसे हो जाती हूँ हमेशा। साथ साथ बड़बड़ाते हुए उसने तेजी से रुखसारों पर सनस्क्रीन रख दी थी, फिर जल्दी जल्दी लबों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाकर पीछे हटी थी। अब वह दराज में झुकी कुछ तलाश कर रही थी, साथ ही एक हाथ से सीधे बालों को कंधे पर रखे हुई थी। रज़िया ने उसी पहर उसके कदमों में धानी रंग के नाजुक सी खुसे ला रखे थे। अब एक पैर खुसे में उठ से दोनों हाथों से कान में टॉप्स पहनती वो रज़िया को अपना यूनी बैग लेकर आने के लिए हिदायत दे रही थी। कत्थे रंग सीधा बाल उसकी कमर पर बिखरे थे और वो उस धानी रंग में बहुत प्यारी लग रही थी। रज़िया ने उसे उसका बैग लाकर दिया तो उसने एक आखिरी निगाह आईने में नजर आते अपने अक्स पर डाली, फिर रज़िया की जानिब घूमी। मैं ठीक लग रही हूँ ना बाजी? आप हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं। ये शेफॉन दुपट्टा ठीक है या इसके साथ टिश्यू वाला मफलर लूँ? नहीं, ये वाला ठीक है, मफलर छोटा हो जाएगा, फिर मामू आपको बिला वजह पॉइंट आउट करेंगे। उसने उसकी बात पर मुस्कुराकर उसे देखा था। रुखसार में डिम्पल उभरा। ये डिम्पल उसके चेहरे को मजीद खूबसूरती बख्श रहा था। लाइनर लगाऊं या ऐसे ही रहने दूं? लाइनर का टाइम है? रज़िया ने पूछा तो उसने हाथ में पहनी घड़ी की जानिब मुस्तरब से अंदाज में देखा। 2 मिनट लगेंगे ना? हाँ, आपकी आंखों पर सूट करता है। उसने जल्दी से बैग और दुपट्टा उसे पकड़ाया और फिर से सिंगार आईने की जानिब बढ़ गई। अब वो लब खोले इन्हमाक से आंखों को लाइनर से सजाने में मसरूफ थी, फिर पीछे होकर पलकों की बाड़ पर मस्कारा फेरने लगी। बाजी, टेंट रह गया। उसने अगले ही पर हल्का सा टेंट लेकर रुखसारों पर थपथपाया और पीछे होकर अपना सरापा देखा। मानती हो ना फिर जोला को तुम? उसने आबरू उचकाकर अदा से रज़ी को इशारा किया तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर वो जल्दी से बैग कंधे पर डालती दुपट्टा लिए बाहर की जाने पड़ी। दरवाजे में ठहरकर उसे याद आया जैसे वो कुछ भूल रही है। कुछ पल बाद भी याद न आया तो उसने
सर झटक कर कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिया। रज़िया उसके पीछे ही थी। गोल चक्करदार जीनों से उतरते हुए उसकी निगाहें लॉन्ज में बराजमान अफराद पर पड़ी। पुरतेज से लॉन्ज में मामू और ममानी बराजमान थे। जीनों पर कदमों की चाप महसूस करके बहराम हसन ने अखबार का कोना यूं ही मोड़कर देखा। जीनों से उतरती जोला ने उन्हें लम्हे भर को हैरान किया था। वो रज़िया से बातें करती उसी तरफ आ रही थी। ममानी ने भी लम्हे भर को चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखा था। उसका छोटा सा सबिया चेहरा उस समय उजलत के बाद तिमतमा रहा था। बादामी आंखें हल्का रंग होने के बाद खूबसूरत लग रही थी। बाल जो कंधे पर खुले होकर गिर रहे थे वो उन्हें उंगलियों से नजाकत के साथ कान के पीछे उलझ रही थी। उसे लम्हे भर कर देखकर कोई भी ठहर सकता था। उसकी मौजूदगी महसूस करने के नर्म से गुलाबों का ख्याल आया था, हल्के, नर्म और मातरम। जोला, इतनी तैयारी कहाँ की है? बहराम ने बहरहाल पूछ ही लिया था। माथे पर बल भी उभर आए थे। उन्हें यकीनन उसकी तैयारी कुछ खास पसंद नहीं आई थी। वो अक्सर उसकी तैयारियों पर यूं ही तनकीदी निगाह डालने लगे थे। वो मामू, दरअसल आज मेरी यूनी में प्रेजेंटेशन है, इसलिए। आखिर में उसके रुखसार हल्के से गुलाबी हो गए थे। ममानी ने बहराम की जानिब तादीबी निगाहों से देखा था। बहराम के बेवक्त की तफ्तीश उन्हें कभी पसंद नहीं आती थी। दूसरी जानिब उन्हें जोला बेहद प्यारी थी। प्यारी लग रही हो माशाअल्लाह। तुम्हारे मामू को तो आदत है औरतों की तैयारियों पर कभी दिखाते रहने की। तुम जाओ अपना बैच देना। वो ममानी की बात सुनकर पूरे दिल से मुस्कुराती उनसे झुककर प्यार लेने लगी थी। झुकने के बाद रेशमी बाल उसके चेहरे पर गिरने लगे थे। आज ड्राइवर नहीं है तो तुम्हें अपने इन्हीं मामू के साथ जाना पड़ेगा। ये कुछ भी बोले तो ध्यान न देना। आखिरी बात जरा राजदारी से कही तो वो खिलखिलाकर हंसती। उसके रुखसार में पड़ता डिम्पल दिलकश लगने लगा था। बहराम ने उसे संजीदगी से जोला को देखा था, फिर अखबार तय करके दरमिया में मौजूद सेंट्रल टेबल पर रख दिया था। खंकार कर सीधे हुए, अगर मेल मिलाप से फारिग मौसर आ गई है तो चलना चाहिए, उन्होंने ठंडे से अंदाज में कहा तो उसने सर अस्बात में हिलाया। फिर रज़िया और ममानी को हाथ हिलाते बहराम के पीछे बढ़ गई। पीछे रज़िया और सोनिया ने यूं ही गहरा सांस लेकर एक दूसरे की जानिब देखा। उन्हें बहराम का जोला के साथ सर्द रवैया दिखाई देता था, लेकिन जोला की जानिब से कभी न की गई शिकायत पर वो भी चुप थे। बहराम के सामने उनके रवैये के खिलाफ कुछ बोलना अपने पैरों पर कुल्हाड़े मारने के मुतरादिफ था। वो जल्द देश में आकर बदज़बानी से ना चौंकने वाले इंसान थे। उनसे बात करने से कबल उन्हें जानने वाला हर इंसान सोचा करता था। अगरचे जोला उनकी सगी भांजी थी, लेकिन उनके लिए दिया सारा सर्द रवैया किसी भी तौर पर उसकी हकीकत को साबित नहीं किया करता था। सुबह की धूप अब घर की दीवारों पर फिसलकर पिघलने लगी थी। वो मामू के साथ गाड़ी में आ बैठी। प्रेजेंटेशन किस सब्जेक्ट की है? गाड़ी मसरूफ शाहरा पर रवा दवा थी। बहराम ने उस पर दूसरे निगाह डाले बगैर इस्तफसार किया था। लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स, आहिस्ता से कहा। उसे बहराम के लिए दिए से रवैये का अदराक था, इसलिए वह अपनी बहुत दोस्ताना तबीयत के बावजूद भी उनके सामने खामोखा नर्वस होने लगती थी। इतना कॉन्फिडेंस है तुम में कि 50 लोगों के सामने प्रेजेंट कर सको? जाने क्यों उनके सवाल में उसे नामहसूस सी चुभन महसूस हुई थी। जी, आहिस्ता से बुझा बुझा सा जी कहा और फिर गोद में रखे अपने नर्म से छोटे छोटे हाथों को देखने लगी। ये सुबह ऐसी नहीं होनी चाहिए थी जैसी हो रही थी। उसे प्रेजेंटेशन के लिए अच्छे मूड में जाने की ज़रूरत थी। ये फाइनल टर्म के बेहद नागज़ीर प्रेजेंटेशन थी, जिसके कम मार्क्स पर वो कभी भी इक्तफा नहीं कर सकती थी। मुझे तुम्हारी ऐसी तैयारी बिल्कुल भी नहीं पसंद, जानती हो ना तुम। फिर हर दफ़ा मुझे क्यों तुम्हें याद दिलाना पड़ता है जोला कि तुम एक दरसगाह में तालीम की गल से जा रही हो, बल्कि ये कहना चाहिए कि भेजी जा रही हो। वो कोई रैंप या फैशन शो नहीं है जिसके लिए इतना सवर कर निकला जाए। बहराम की आवाज़ में शदीद नागवारी थी। माथे पर कई लकीरें भी थी। जोला का दिल भारी होने लगा था। नहीं, उसका मूड नहीं खराब होना चाहिए, फिर कुछ अच्छा नहीं होगा। मामू, मुझे तैयार होना पसंद है, उसने बेहद आस्तिकी से मुजरिमों की तरह गर्दन झुकाकर कहा। लम्हे भर के लिए उसे अपनी तैयारी पर अफसोस भी हुआ था, लेकिन एक दरसगाह के भी कुछ आदाब होते हैं। बहराम को उसका बहस करना पसंद नहीं आया था, अगरचे उसका अंदाज किसी भी किस्म के बेअदबी से पाक था। मामू, वह सब ऐसे ही तैयार होकर आते हैं, तो तुम अब सबके पीछे चलोगी? उनका लहजा तंजिया था, साथ ही साथ वह गुस्सेवार अंदाज में मोर भी काट रहे थे। उसे गाड़ी में घुटन का एहसास होने लगा। दिल पर वजन कुछ और गहरा हुआ। मैं किसी के पीछे नहीं चल रही मामू, मेरा अपना स्टाइल है, मुझे किसी का स्टाइल कॉपी करना नहीं पसंद। उसने अपनी दानिस्ता में बहुत समझदारी का मुजाहरा किया था, लेकिन बहराम ने उसके जवाब पर उसे लम्हे भर को हैरत से देखा। स्टाइल? हाँ ना, स्टाइल।
उसने मासूमियत से कहकर सर हिलाया। बहराम के आबरू लम्हे भर को सुकड़े। हम यहाँ स्टाइल की बात नहीं कर रहे हैं, बेवकूफ़ लड़की। फिर उसने कदरे न समझी से उनकी जानिब देखा। हम यहाँ लोगों के पीछे अंधी तकलीद की बात कर रहे हैं। अपना दिमाग इस्तेमाल करो। फिर तुम्हारी जैसी लड़कियाँ होती हैं जो औरतों मार्च जैसी फजूलियत में जाकर खुद को और अपने खानदान वालों को बेआबरू करती हैं। हम जैसी लड़कियों से मतलब? उसने हैरत से पूछा। तुम जैसी मतलब बेवकूफ़ और फारिग। उसने बात का बुरा माने बगैर सरहद से कहा। मामू, औरत मार्च में हम जैसी औरतें ही जा सकती हैं? बिल्कुल नहीं, वहाँ उन औरतों को आना चाहिए जो जुल्म का शिकार हुई हों। लेकिन मामू, अगर वो औरतें वहाँ आ सकती तो औरत मार्च ही क्यों होता? आपको नहीं लगता कि अगर वो इतनी खुद मुख्तार होती तो हम औरत मार्च नहीं कर रहे होते? उसने बिना किसी तासीब से नरमी से पूछा था। लम्हे भर को बहराम भी लाजवाब हुए थे। वहाँ तो हम जैसी फारिग और बेवकूफ़ औरतें ही जा सकती हैं मामू, क्योंकि जिनके साथ जुल्म हो रहा हो वो आ ही नहीं सकती। माना कि हमारे मुल्क में फेमिनिज्म बहुत सतही तरह का काम कर रहा है, लेकिन एक वक्त बाद ये औरतों के असल मसाइल को एड्रेस करेगा, जैसे हर माशरे में करता रहा है। फिर खाना गर्म नहीं करूँगी और कपड़े नहीं धोऊंगी जैसे स्लोगन्स खुद ब खुद थम जाएंगे। हर तहरीक का आगाज़ उसी तरह सतही होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें पेचीदगी उतरने लगती है। आज नहीं तो 20 साल बाद आप इस पेचीदगी का खुद मुआयना कर लेंगे। उसने नरमी से लेकिन कदरे कतयन से अपनी बात कहकर बहराम का चेहरा देखा, जो उसके जवाब पर हर किस भी खुशगवार नहीं लग रहा था। अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम इस लगो मार्च का हिस्सा बनोगी? इस्तकामिया से सुकड़े आबरू लिए वो उससे पूछ रहे थे। जोला ने गहरा सांस लिया और फिर सर होले से अस्पात में हिलाया। बहराम ने अच्छा वाले अंदाज में गर्दन हिलाकर एक बार फिर से मोड़ काटा। मामू, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मुझे इस तहरीक का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम इस बात से निगाहें नहीं फेर सकते कि ये तहरीक बहुत सी लाचार औरतों के लिए किसी निजात दहंदे की मानिंद कर सकती है। आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर मर्द करते हैं। क्यों इख्तलाफात करते हैं? कभी इस नुक्ते को समझने की ज़रूरत की है? समझने की क्या ज़रूरत मामू, ये तो बेहद वाज़ेह बात है। पतराना निज़ाम के ज़रिए बरसों की जंजीरें जब हिलाई जाएंगी तो मज़हमत तो करेंगी ना। कौन अपनी कुर्सी जाते हुए देखना चाहता है? कौन अपनी हुक्मरानी का खात्मा चाहता है? हुकूक की अदम अदायगी भी एक तरह की हुक्मरानी है। वो दिखने में जितनी नरम थी, बोलने में उससे भी सादा नाजुक अंदाज में थी, लेकिन उसकी आरा अलबत्ता नज़ाकत के किसी भी बराहन से बरहना थी। बहराम का अंदाज भी उसका जवाब सुनकर मज़ीद सख्त हुआ था। इख्तलाफ भी सोच समझ कर किया गया है। कुछ समझ न आने पर वो बेतुका सा जुमला बोलकर लम्हे भर को खामोश हुए थे। उसने बाल कान के पीछे उड़ से और फिर खिड़की के पार दौड़ते दरख्तों के तवील कतारों को देखने लगी। आंखों में हल्की सी उदासी उतर आई थी। हालांकि मामू, मेरा मानना है कि अगर आप अपनी औरतों के मजहबी और समाजी हकूक़ बाकायदगी से अदा कर रहे हैं तो आपको इस मामले में इख्तलाफ रखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको ये सब अगर किसी नहज पर ट्रिगर कर रहा है तो शायद आप भी कहीं ना कहीं औरतों के सड़कों पर हुकूक मांगने वाले अक़दामात के मौजूब हैं। जस्ट सेइंग। आखिर में होले से कंधे उचकाए गाड़ी अब दरगाह के दाखिली कदामत दरवाजे से अंदर की जानिब बढ़ रही थी। उसमें फैली खामोशी तनाव से भरपूर थी। बहराम ने उसकी जानिब लम्हे भर को कटीली निगाहें डाली थी। उन्हें उसका ठंडा सा नरम अंदाज एक आग नहीं भाया था। अगले ही लम्हात में वो उसे उसके डिपार्टमेंट की दाखिली हदूद में उतार कर आगे बढ़ चुके थे। उनके नकूश उखड़े हुए थे और जोला के साथ हुआ सुबह सुबह का एनकाउंटर उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया था। वो उनकी दूर जाती गाड़ी को कई लम्हात तक बेतदीक देखे गई थी। गर्मियों की धूप ने उसके रुखसारों को सुर्ख कर दिया था, पर वह परवाह किए बगैर बहराम की जाती गाड़ी से उठता धुआं तक रही थी। क्या कभी मामू उससे खुश होंगे? शायद नहीं। शायद बाज़ लोगों के लिए आप अपनी गर्दन रहन रखवा दें, वो तब भी आपसे खुश नहीं हो सकते। उसने भारी दिल लिए गहरा सांस भरा और फिर जो ही पलटी तो लम्हे भर को टटक कर रुक गई। वो कुछ भूल रही थी। उसे याद आ रहा था कि वो कुछ भूल रही है। जहन पर जोर देने के बावजूद भी जब जवाब नदारद रहा तो उसने सर झटक कर कदम दाखिली जीनों की जानिब बढ़ा दिए। दरगाह पर कई लम्हात गर्म तपती धूप तले पिघल कर कतरा कतरा बहने लगी थी। उसने अपना दुपट्टा कंधे पर दुरुस्त किया और फिर आगे बढ़ आई। जेल की राहदारी सर्द और सुनसान थी। दोपहर के गर्म तपते पहर में सुबह की मुशक्कत सदा सौवतें बर्दाश्त करते कैदी अब गहरी नींद सो रहे थे।
उसी सुनसान राहदारी के आखिरी सिरे पर एक कदरे तंग व तारीख सा सेल था जिसमें मौजूदा कैदी की कलाइयाँ जंजीरों में जकड़ी हुई थी। सफ़ेद बारीक से कुर्ते में मलबूस कैदी हथकड़ी लगे हाथों को दो जानों रखे सलाखों से अंदर को गिरती धूप को इंतहाई खामोश निगाहों से तक रहा था। उसकी आंखें खामोश थी, लब सिले हुए थे, वजूद में एक गहरी चुप गुंदी हुई थी जो अब जर्दी माइल होकर उसके चेहरे पर उन 3 सलाखों से अंदर को गिरती धूप में वासे दिखाई देने लगी थी। उसके वजूद में जम्बिस गोया नापेद थी। यकायक सेल के दरवाजे के पार खड़खड़ाहट उभरी, कदमों की चाप, एक वजूद साई के सूरत इंतहाई खामोशी से सलाखों के मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। अंदर बराजमान कैदी ने उसकी जानिब निगाह फेरना गवारा न किया। कैसे हो? सूटेड बूटेड शानदार सा सियाह कोट का बटन बंद करता वकील अंदर मौजूदा कैदी की जानिब देख रहा था। उसके सेल पर एक नाकायदा निगाह डाले वो उसकी अबतरनाक को काबिल तरस अंदाज में देखा। लम्हा बा लम्हा सर हिला रहा था। कैसे हो यंग मैन? जेल के सलाखों ने तुमसे जिंदगी की हर रमक जब्त कर ली है गोया। उसके लहजे में अफसोस था जो वकला बरादरी के अंदर कुछ सताइशी निगाहों से नहीं देखा जाता था। मुझे सेक्रेटरी आमिर बख्श ने बताया था कि तुम इस मवेशीनुमा सेल में इंतहाई चुप होकर एक जानिब बैठे रहते हो, ना खाते हो ना पीते हो, बस चुप रहते हो। मुझे वाकईतन तुम्हारी ऐसी अबतरनाक हालत पर अफसोस है। उसकी आवाज़ और लहजे में घुलती अपनायत पर भी अंदर मौजूदा कैदी ने उसे निगाहें उठाकर देखना गवारा न किया था। वो अब भी अपने हथकड़ी लगे हाथों को तक रहा था। वकील के लिए उसकी तवज्जो लेना एक कठिन मरहला साबित हो रहा था। मेरा नाम रईस अली है, मैं प्रोसिक्यूटर हूँ। वकला में इज्जत आमा से जाना जाता हूँ और कदरे रहमदिल भी वाक़ हुआ हूँ। क्या आप मुझे अपना तारुफ करवाना पसंद करेंगे? उसने हाथ में पकड़ी चंद फाइल्स को लम्हे भर को खोलकर निगाहों के सामने किया था। सामने मौजूद कैदी की बुनियादी डॉक्यूमेंट्स उस फाइल में मौजूद थे। एक जानिब उसकी पॉकेट साइज तस्वीर भी चस्पा थी। उसकी आंखों में जिंदगी तब भी खामोश थी। चेहरा कदरे वाज़े था। आबरू के पास एक छोटा सा जख्म था, जबड़े मजबूती से जमे हुए थे। गर्दन फौलाद की बनी लगती थी। कंधों के उठान मजबूत और शार्प लगते थे। उसके शोल्डर्स ब्लेड्स देखने से ताल्लुक़ रखते थे। वकील ने एक निगाह उठाकर सामने मौजूद उस कैदी को देखा। उसके बाल जो तस्वीर में माथे पर गिर रहे थे उस समय बुस्कट की सूरत दिखाई दे रहे थे। पेशानी पर कई कट्स लगे थे। एक छोटा सा जख्म नाक पर भी था। वो दाएं जानिब से गर्दन झुकाए बैठा था। कदरे बुलंद कट काट का मर्द था। सफ़ेद कुर्ते में उसका कसरती जिस्म वाज़े था। नाम क्या है तुम्हारा? इस्तफसार फिर से उभरा था। वो अब फाइल के ओर वर्क लम्हा ब लम्हा पलट कर कैदी का अमालनामा नजरों से स्कैन कर रहा था। फिर एक जगह ठहर कर आबरू उठाया। आंखों में तहरीर था। सेल का सन्नाटा अब कदरे गहरा मालूम हो रहा था। कैदी का सर अब तक झुका हुआ था। आंखें हनुज हथकड़ी लगे हाथों पर जमी हुई थी। उस मालिक का कत्ल जो 18 सालों तक तुम्हें बिना किसी मुआवजे का पालता रहा था, वकील ने जेरे लब दोहराया, यूं गोया महसूस हुआ हो। मालिक के इकलौते बेटे का कत्ल, वो भी ऐसा बेटा जो जहनी तौर पर मासूर था। वो दोहराता जा रहा था। साथ साथ सफात पलटने की आवाज़ भी सेल से सन्नाटे में गूंज रही थी। कैदी की निगाहें साकित रही। ये सब भी काबिल माफ है, मगर अपनी बेटी का कत्ल, अपनी 5 माह की बेटी का कत्ल, ना काल तलाफी जुर्म, इंसानियत से गिरा हुआ है जुर्म। अब के उसकी महजूज आवाज़ में हल्का सा अफसोस सर आया था। फाइल बंद हो चुकी थी। बाकी के तमाम गुनाहों को उसने जाने दिया था। शायद वो इतने संगीन नहीं थे, या शायद उन जराइम के सामने इतने संगीन नहीं थे। वो अब दरवाजे के सलाखों से टिका उसे देख रहा था। जानते हो कैदी, कुछ जुर्म इंसान को इंसान होने के नाते कभी नहीं करने चाहिए। वो जुर्म उसके गले का तोक साबित होते हैं। तुम्हें अपनी गर्दन भारी नहीं लगती? उसका सवाल हवा में ही मौलिक रहा। जवाब नदारत था। या शायद तुम्हें इस तोक के साथ रहने की आदत हो गई है? उसने लम्हे भर को जवाब का इंतजार किया, लेकिन बेसूद। वो जवाब नहीं दिया करता था। उसके जानिब मौजूद खामोशी बहुत गहरी और सुनसान थी, बिल्कुल उस सेल की मानित जिसमें वो कैद था। प्रोसिक्यूटर चंद लम्हात तक सलाखों के पार इस्तादा रहा था और फिर तवज्जो न मिलने पर उसे चारा न चारा टलना ही पड़ा था। सलाखों के पार खड़े इंसान का साया टला तो अंदर मौजूद कैदी ने लम्हे भर को निशानज़दा आबरू उठाकर उस जानिब देखा। जर्दी अब पूरे कैद खाने का अहाता किए हुए थी। आबरू जो खामोशी से उठाकर सलाखों की जान देखा था, अब फिर से झुक चुका था। उसकी आंखें एक बार फिर से अपने हाथों पर जमी हुई थी। प्रोसिक्यूटर बाहर की जानिब बढ़ा। सेल्स के सामने से गुजरते हुए कैदियों के हालात मुशाहिदा करने के बाद उसने ज़ाहिरी तौर पर झुर्री ली थी। जाने ये लोग इन तंग व तारीक
सेल्स में रहते कैसे थे? बैरूनी बरामदे की जानिब निकल आने के बाद उसका रुख आहनी दरवाजे की जानिब था। दरमियान में मौजूद एक वसी और रीसा मैदान अबूर करने के बाद वो दाखिली दरवाज़ा पार करता थोड़ी दूर पार्क अपनी कार की जानिब चला आया था। अगले ही पल दरवाज़ा खोला और फिर पिछले नशित से सूटेड बूटेड सा इंसान बाहर निकला। वो पिस्ता कद चीनी नकुस का हामिल इंसान था। आंखें नेवले की मानिन शातिर थी, हरकत व सकनात बारीक थी। उसकी आंखें एक ही जिस्म में चीज़ों और इंसानों का जांच लेने की सकत से बहरूमंद थी। वो मुंह नहीं खोलता। वकील ने गोया थक कर उसे आगाह किया था। रुस्तम ने गहरा सांस लिया, फिर एक निगाह जेल के आहनी दरवाजे पर डाली, जिससे छोटे खुले गेट से पुलिस एहलकार और आज़ाद हुए कैदियों के आमद रफ्त जारी थी। चेहरा वापस फेरते हुए उसने प्रोसिक्यूटर का बगौर मायना किया था। धूप की तमाजत में उसके किसी कदरे दरमिया पाकिस्तानी नकुस उस समय देख रहे थे। गर्मी की हद तक बढ़ गई थी। वो कभी मुंह नहीं खोलता। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, वो सिले लब लिए बैठा है। कोई उसकी खामोशी में आज तक एक दरार तक नहीं डाल सका है। फिर वो अपने वकील के सामने क्या करता है? पिस्ता का चीनी के सामने कार के दरवाजे से टिककर खड़े वकील ने कोफतज़दा अंदाज में कहा था। रुस्तम अब अपने फ़ोन के स्क्रीन पर निगाहें जमाए कॉन्टैक्ट लिस्ट में अंगूठे से नीचे करता जा रहा था। शायद वो किसी का नंबर तलाश कर रहा था। कोई अमकान यही है कि वो अपने वकील के अलावा किसी से भी गुफ्तगू करता हुआ नहीं देखा गया है। वो इस सेल में कैद एक बीस्ट की मानिंद है जिसे भेड़ियों से जकड़कर लगाम डाली गई है, लेकिन अब ये लगाम ट्रायल के इख्तिताम तक ख़त्म होने वाली है और उसकी आज़ादी किसी के लिए भी खुश आइंदा बात नहीं है। वो मसरूफ़ सा बोलता हुआ लिस्ट अंगूठे से नीचे करता जा रहा था। प्रोसिक्यूटर के आबरू हैरत से लम्हे भर को ऊपर उठे थे। क्या ऐसे जराइम सरजद होने के बावजूद भी उसकी रिहाई किसी तौर मुमकिन है? रुस्तम ने उसके बेद के सवाल पर उसे नागवारी से आबरू उठाकर देखा था। उसे जैसा उससे ऐसे किसी सवाल की तवक्को नहीं थी। कोई शक नहीं है कि तुम नए नए प्रोसिक्यूटर बने हो। तुम्हें सीखने के लिए एक लंबा अरसा दरकार है। क्या तुम ट्रायल की हकीकत को झुठला रहे हो? यहाँ सच और इंसाफ जैसी किसी फजूल चीज़ का वजूद नहीं है। रईस, किसी को इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि जुर्म हुआ है या नहीं, किसने सरजद किया है और क्यों किया है, तो बहुत दूर के सवालात हैं। यहाँ महज दो गिरोह होते हैं, प्रोसिक्यूशन और दिफाई वकला। दोनों अपने अपने जानिब की कहानी जिसके सामने पेश करते हैं। जिसकी कहानी काबिल भरोसा होती है, जज उसे उस कहानी का फ़ायदा देते हुए फैसला उसके हक में सुना देता है। उसी को बुनियादी तौर पर ट्रायल कहते हैं। वो अब एक नंबर पर ठहरकर कुछ सोच रहा था। रईस ने फाइल्स का पलंदा कार के ऊपर हिस्से पर रखते हुए उसे पूरी तवज्जो से देखा था। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुजरिम और मुलजिमा कौन है? नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट में मौजूद हर शख्स को कमोबेश मालूम होता है कि कौन मुजरिम है। अब यह वकला पर मुनहसर है कि वह किस अंदाज में इस केस को जज के लिए काबिल यकीन बनाता है। यह सरासर उनका काम है। ये मुल्क है, ये अखाड़ा। रईस को इस निज़ाम से यकदम ही बहुत से शिकवे महसूस हुए थे। रुस्तम ने एक बार फिर उसे नागवारी से देखा। दुनिया के हर कोर्ट में ऐसा ही होता है। शायद तुम अभी फील्ड से वाकिफ नहीं हो, जब ये हर बात पर इतने अचंभे का मुजाहिरा कर रहे हो। जल्दी या बदेर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ किसी को भी सच जानने में दिलचस्पी नहीं। यहाँ महज सबको अपना सच मनवाने में दिलचस्पी है, जिसके लिए वो किसी भी हद को पाट सकते हैं, और हमें हर उस हद के लिए तैयार रहना होता है जो हमारी हरीफ पाट सकता है। बिलाखिर उसने फैसला लेते हुए नंबर पर टिके अंगूठे को हल्का सा दबाया, फिर फोन कान से लगाया। साथ ही रईस को भी 2 उंगलियों से जाने का इशारा किया तो वो अपनी फाइल्स का पैलंदे लिए सर हिलाता आगे बढ़ गया। जेल की बुलंद तपती दीवारों पर धूप पे तहाशा गर्म होकर पिघल रही थी। यूँ लगता था कि गोया सुर्ख ईंटों से बनी इन मजबूत दीवारों को पिघला देगी, बिल्कुल किसी शीशे की मानिद। उसने फ़ोन कान से लगा रखा था, फिर सब्र के साथ दूसरी जानिब जाती घंटी को सुनने लगा। उसका बेनियाज चेहरा अब कदरे अलर्ट लग रहा था। आंखों की चुभन लौट आई थी। सर, आखिरी ट्रायल बाकी है, उसके बाद वो रिहा हो जाएगा। हमारे पास महज 2 हफ्ते हैं कार्रवाई की मुमकिन तैयारी करने के लिए। उसकी आवाज़ में ताबेदारी थी। हाथ अदब से कोट के ऊपर रखे हुए थे, फिर सर हिलाया। वो अब इन्हमाक से दूसरी जानिब की बात सुन रहा था। इसी पल सेल में मौजूदा कैदी उठ खड़ा हुआ, फिर अपने हथकड़ी जकड़े हाथों को पीछे बांधा। उसकी पुश्त दरवाजे की सलाखों की जानिब थी। सेल में मौजूद 3 सलाखों वाले रोशनदान की जानिब रुक किए वो खामोश दिखाई देता था। एक सलाख से धूप उसकी एक आंख पर पड़ रही थी। मुझे खौफ है कि वो अपनी पूरी तैयारी के साथ बाहर आएगा
बहरहाल वो जर्मन माफिया से बचने के लिए ही इस जेल में पनाह गजीन था। अब जबकि खतरा टल चुका है तो उसे रिहा होने से रोकना कठिन होगा। सूरज की बारीक किरण उसकी एक आंख पर अब तक पड़ रही थी। उनकी आंखों का रंग सब्ज था, गहरा सब्ज। आंखों में एक अजीब सा तासुर भी था, जैसे किसी शिकारी की आंखों में होता है। मैं आपकी एक अदद मुलाकात उससे तय करवाए देता हूँ। हंटर आइज में लम्हे भर को कुछ उभरा, कुछ ऐसा जो नाकाबिले फहम था। हाथों की हल्की सी जंबिश पर हथकड़ियों के मकरवा की आवाज सुनाई देती थी, यूं गोया किसी मवेशी को बांध कर रखा गया हो। बाहर रुस्तम अब तक चौकन्ना हुआ फोन पर गुफ्तगू कर रहा था। जेल के अंदर होती हमाहमी कैदियों को रोजमर्रा के झगड़े फसाद से दूर हंटर आइज सलाखों से पड़ती धूप को अपने अंदर समो रही थी। एक वाहिद जरिया रोशनी का रोशनदान के 3 सलाखें, उनसे अंदर गिरती गर्म धूप की नरम जर्रे जो अब आस्तिकी से फिजा में तहलील होते जा रहे थे। यूनिवर्सिटी का दिन हस्बे साबिक बहुत ज़्यादा मसरूफ था। जोला की बेदर पे क्लासेस थी, जो कि फाइनल एग्जाम्स करीब थे। इसीलिए तमाम प्रोफेसर्स का लेक्चर्स, असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन समेत अजाफी प्रोजेक्ट्स की जानिब ध्यान ज़्यादा था। उन प्रोफेसर्स का मानना था कि जब तक तलबा इल्म हासिल करने के लिए सफ़र नहीं करते, उनका कुछ भी सीखना एक खाम ख्याली ही है। इसी ख्याल के हामिल प्रोफेसर जुनैद आफंदी की आज प्रेजेंटेशन थी, जिसके लिए जोला कदर परेशान थी। उसने इस प्रेजेंटेशन की रातें जाकर तैयारी की थी। अभी भी तमाम क्लासेस से फरागत के बाद वो कैंटीन में बैठी अपने रजिस्टर पर लिए नोट्स की जानिब झुकी थी। उन नोट्स पर जगह जगह रंग बिरंगे स्टिकी नोट्स चस्पा थे, जिन पर ज़रूरी मालूमात दर्ज थी। वो उन पर तेजी से नजरें मारती, साथ साथ खस्ता फ्राइज भी मुंह में रखती जा रही थी। कैंटीन में मामूल की हेमा हेमी थी। एक दूसरे से कदरे फासले पर लगे टेबल्स के ऊपर धूप की तमाजत से बचने के लिए रंग रंग के छतरियां तनी हुई थी। क्लासेस का वक्त खासा निकल चुका था और कई तलबा यूनी से फारिग होकर घरों को जा चुके थे। फासले पर लगे टेबल्स पर उसकी सहेलियां बराजमान थी। वो भी उसी तेजी से अपने नोट्स का मुआयना कर रही थी। दूर लगे एक टेबल पर लड़कों का एक गिरोह बैठा हुआ था। उस गिरोह में मौजूद तमाम लड़के वेल ऑफ घरानों से ताल्लुक रखते थे। उनके कपड़ों से लेकर जूतों तक हर शय ब्रांडेड और कई गुना महंगी थी। उनमें से एक के हाथ में गिटार था और वो किसी मधुर धुन पर अपना सुर धुन था। बाकी साथियों को भी अपने साथ शामिल करने के भरपूर कोशिश कर रहा था। 6 लड़कों के इस गिरोह की जानिब जोला ने एक के बाद दूसरी निगाहें डाली थी, लेकिन उस गिरोह में बराजमान एक लड़के के निगाहों का मरकज महज वही थी। शायद वो उसके यूनी में अब तक टिके रहने की वजह भी थी, क्योंकि वो उसका सीनियर था और उसकी क्लासेस जोला की क्लासेस के वक्त से पहले ही इख्तिताम पजीर हो जाया करती थी। जोला, रायमा की आवाज़ पर उसने महज हूँ कहा। उसकी मसरूफियत में खलल उसे पसंद नहीं था। जोला, अब के रायमा की आवाज़ में कतरे झुंझलाहट थी। उसने भी उसी जोर से हूँ कहा था। साथ ही बालों को कान के पीछे उड़सा उसके लंबे बाल झुककर उसकी कमर छू रहे थे। धानी रंग के इस सूट में मलबूस वो गर्मी के पास हल्की सी सुर्ख हुई उस समय बेहद प्यारी लग रही थी। ऐसा तुम्हें देख रहा है जोला, बल्कि यूँ कहना चाहिए क्या घूर रहा है, रायमा ने कहकर उसकी जानिब देखा था। उसने उसे मसरूफ चेहरे के साथ गर्दन ऊपर उठाई और निगाह यूं ही सामने बराजमान हसन पर जा पड़ी। वो पूरे एहतमाम से उसे ही जानिब देख रहा था। जोला ने एक सपाट निगाह डालकर दोबारा सर नोट्स पर झुका लिया। देखने दो, उसकी खूबसूरत नरम पेशानी पर उस समय हल्की सी नागवारी लकीर उभरी थी। ये तो तय था कि वो कभी भी किसी लड़के में दिलचस्पी नहीं लिया करती थी। जाने क्यों उसे किसी भी किस्म के लड़के अपनी जानी मुतवज़्ज़ा करने में नाकाम रहे थे। वो शायद तुमसे बात करना चाहता है, रायमा के मुकाबिल बैठी रुखसार ने कहा था। वो दोनों स्टाइलिश दिखती थी। जोला के बरक्स उनका ताल्लुक मिडिल क्लास घरानों से था। उन तीनों में सबसे लंबी रायमा थी, फिर रुखसार और फिर जोला। रायमा की वालदा अतालवी थी, जबकि बाप पाकिस्तानी। इसी वजह से उसके नक्कुश में खासा अतालवी रंग घुला मिला था। रुखसारों की ऊपर की जानिब उठी हड्डियां, मजबूत जबड़ा और कत्थई बड़ी बड़ी आंखें उसके नक्कुश नजाकत से जरा परे थे। उनमें मजबूती सी सख्ती का रंग था। अलबत्ता रुखसार के वालिदैन खालिस पाकिस्तानी थे। वो चमकती सी गंदमी रंगत पर गहरी भूरे आंखों रखने वाली लड़की थी। रायमा और रुखसार के बालों का रंग गहरा स्या था, अलबत्ता जोला के बालों का रंग कत्थई था, जो उसकी चमकती बेदाग रंगत पर बेहद खूबसूरत लगता था। वो उन दोनों से खासी मुख्तलिफ थी। उसका रख रखाव किसी शहजादी के मानिंद नजाकत से भरपूर था। ऐसी शहजादी जिसे अपने औरत होने का, कमजोर होने का एहसास था। लेकिन मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है, उसने उसी मसरूफ सी नोट में कहा तो रुखसार ने उस पर एक नाराज सी निगाह डाली। तुम बात क्यों नहीं कर लेती उससे?
अच्छा खासा तो दिखने में है, वेल ऑफ भी है, तुम्हारी फैमिली का मेयार के एन मुताबिक है। मुझे नहीं करनी ना यार, मुझे पता नहीं क्यों बहुत फजूल इंसान लगता है। इतने प्यारे दिखने वाले इंसान को तुम फजूल इंसान कैसे कह सकती हो? रुखसार को जैसे उसकी राय पर शदीद इख्तलाफ था। नोट्स के एक साथ करके उन्हें फाइल में रखती जोला ने उसी सुकून से रुखसार की जानिब देखा। मुझे पता है रुखसार कि वो तुम्हें अच्छा लगता है, इसमें ज़ाहिरी तौर पर ऐसी कोई खराबी नहीं, लेकिन शायद वो हर वक्त मुझे किसी अकाब की मानिंद घूरता रहता है, इसलिए जहर लगता है। तुम चाहो तो इससे बात कर सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। हल्की सी बेरिया मुस्कुराहट लिए कहा तो दूर बैठे एहसन आबिद की निगाहों से उसका मुस्कुराता चेहरा छिपा नहीं रह सका था। उसके इन्हमाक पर उसके गिरोह के बाकी लड़कों ने भी कदरे फासले पर बैठी उन 3 लड़कियों को देखा था। गिटार वाला फैसल अब अपना गिटार छोड़े गर्दन पूरी मोड़े उन तीनों को देख रहा था, फिर उसी बेजारियत से गर्दन वापस फेर ली, साथ ही सर भी हिलाया। तुम्हें नहीं लगता जोला थोड़ी आउट ऑफ लीग है? एहसन की जानिब देखकर संजीदगी से पूछा। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने आउट ऑफ लीग बात की है? ऐसी कौन सी लड़की है जो एहसन की लीग में नहीं हो सकती? साथ बराजमान दरमियाने नखुश रखने वाला फहद ने उसे नागवारी से टोका था। नहीं, मेरा मतलब है कि वो कभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, हालांकि वो वेल अवेयर है कि एहसन उसे पसंद करता है। कोई और लड़की होती तो अब तक घुटनों के बल झुककर एहसन की पसंदीदगी को निगाहों से लगा चुकी होती। जोला के मामले में ऐसी किसी भी खुशफहमी का अदराक करना ही बेवकूफ़ी लगता है। उसने किसी जालिम तबसरा निगार की मानिंद गोया एहसन समेत बाकी लड़कों को भी हकाइक से आगाह किया था। जोला अब अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। एहसन की निगाहें उसकी हर हरकत को बगौर दिलचस्पी से तक रही थी। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ लड़कियां हार्ड टू गेट प्ले करती हैं, उन्हें खुद को दूसरों के सामने बिछा लेना तौहीन आमेज लगता है। एहसन ने अभी तक उससे एक दफ़ा भी बात करने की कोशिश नहीं की है और मुझे यकीन है कि अगर वो उससे बात करेगा तो उसका जवाब मुस्बत ही होगा। क्यों एहसन? फहद ने लम्हे भर को ठहर कर उसकी जानिब देखते हुए सवाल किया, लेकिन शायद वो उनमें से किसी की भी जानिब मुतवज्जा नहीं था। जोला अब भी अपने बालों को समेटकर एक छोटे से क्लिप की मदद से हाफ बांध रही थी, साथ साथ वो फाइल उठाकर अपने सीने से भी लगा चुकी थी। उसके बेनियाजी थी या क्या? एहसन ने एक फैसला लेते हुए कुर्सी पीछे खसेटी और फिर उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही फहद और फैसल समेत सबने चौंक कर गर्दन उठाए उसे देखा था। वो दरमियाने कद का वजी दिखने वाला इंसान था, सियाह आंखों और सियाह बालों वाला, लगभग 24 साल का एक जवान जो अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी जोला की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रहा था, लेकिन अभी नाकामी उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंचाने का जरिया बनने लगी थी। जोला? एहसन ने जेबों में हाथ उड़े से कदम उन तीनों की जानिब बढ़ाए थे। जोला? एहसन ने जेबों में हाथ उड़ से कदम उन तीनों की जानिब बढ़ाए थे। पीछे बराजमान सारे अफराद उठ खड़े हुए थे। फैसल जो कुछ लम्हात पहले तक बेजार नजर आ रहा था, एकदम ही मुतजज्जब दिखाई देने लगा था। कैंटीन में बराजमान कुछ दूसरे तलबा ने भी एहसन को जोला के जानिब बढ़ते हुए देख लिया था और जो गहमा गहमी कुछ लम्हात पहले महसूस हो रही थी वो चंद लम्हात में थम गई थी। सब जैसे दम साधे ये सारा मंजर देख रहे थे। शायद उस मंजर की इतनी तवज्जो की वजह एहसन की शोहरत थी। वो दर्शकों में पढ़ती लड़कियों में खासा पॉपुलर था। जोला? रायमा के साथ अब रुखसार भी उठ खड़ी हुई थी। जोला जो अब अपने आईडी कार्ड से नीली स्ट्रिप्स से बाल निकाल रही थी, उसकी आवाज़ देने पर मुड़ी और उससे पहले कि वो उसके पुकारने की वजह दरियाफ्त करती, उसकी निगाहें सामने से चलकर आते एहसन पे बेसाख्ता फिसल गई थी। फाइल सीने से लगाए छोटे से कटकाट वाली जोला ने संजीदगी से कलाई पर बंदी खड़ी देखी थी। एहसन उन तक पहुंच चुका था। रुखसार और रायमा को यकसा नजरअंदाज करता वो सीधा जोला के सामने आ खड़ा हुआ था। चंद लम्हात के लिए हर तरफ गहरा सन्नाटा छा रहा था। जी? संजीदगी से खाली सा जी कहा। क्या ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? एहसन के टोन में कुछ ऐसा था जो जोला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसके उठे आबरू, तनी गर्दन और आंखों में हिलकोरे लेता गुरूर था जो जोला को बेहद नागवार गुजरा था। आपको मेरे किस अंदाज से लगा कि मैं आपको पसंद करती हूँ? मैंने अक्सर तुम्हें अपनी जानिब देखते पाया है। अपने तय एहसन ने बहुत पते की बात की थी, लेकिन दूसरी जानिब जोला को जैसे उसकी बात पर यकीन नहीं आया था। वो चंद पल उसे बेयकीनी से देखती ही रही, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, हल्की सी मजाक उड़ाती हुई मुस्कुराहट। रियली? मैंने आपको वैसे इससे थोड़ा ज्यादा संजीदा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आप तो काफी डिल्यूजनल निकले, मेरे तवक्को से कहीं ज्यादा। खैर, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप आइंदा मुझे कभी इस लिहाज समेत किसी भी लिहाज से अप्रोच नहीं करेंगे। उसने दो टोक लहजे में नरमी से कहकर गोया एक हद वाज़ेह कर दी थी। रुखसार और रायमा समेत एहसन के चेहरे पर भी कई रंग आकर गुजर गए थे। कैंटीन में बैठे
तुलबा अब गर्दन फेर फेर कर उसी जानिब देख रहे थे। बैरिस्टर आसिफ आबिद के बेटे को किसी ने डिल्यूजनल करार देने के बाद इंतहाई बेरहमी से रिजेक्ट भी कर दिया था। क्या मुझमें कोई कमी है, कोई वजह? एहसन की ठिठाई अब जोला को उकताहट का शिकार कर रही थी। उसने उसकी जानिब कदरे नागवारी से देखा। ये कोई इतनी सोची समझी रिजेक्शन नहीं है, मैं आपको नहीं सोचती, इसलिए कोई वजह भी नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि ये बात थोड़ी आउट ऑफ लाइन है? उसकी सिया आंखें लम्हे में मजीद सिया महसूस होने लगी थी। रुखसार और रायमा कभी बेचैनी से एहसन को देखती तो कभी जोला को। आपको वजह चाहिए, ले, आप रिजेक्शन को किसी भी सेहतमंद इंसान की मानन कबूल न कर पाने वाले इंसान लगते हैं। आप रद्द किए जाने को अना का मसला बनाकर सामने वाले को नुकसान पहुंचाने वाले इंसान लगते हैं। आप खुद को कहीं ज्यादा अजीम इंसान तस्वर करते हैं, हालांकि अजीम होने के लिए दूसरों का आपको अजीम तस्लीम करना जरूरी अमल है। अपनी निगाहों में आपकी अजमत अलग बात है। जोला का अंदाज संभला हुआ था, आवाज में नरमी अब तक बरकरार थी, आंखें संजीदी थीं। गर्मी के बास रुखसार सुर्ख महसूस हो रहे थे। वो किसी को भी अच्छी लग सकती थी और एहसन को हैरत हुई कि वो उसके इतने बेरहम अंदाज के बावजूद भी उसे नापसंद नहीं कर पा रहा था। शायद इसीलिए क्योंकि उसकी आंखें प्यारी थी, या शायद उसका छोटा सा चेहरा, या शायद उसके बाल। वो तय नहीं कर पाया था। अब यकीनन आपको अपना जवाब मिल गया है, तो प्लीज मुझे आइंदा परेशान मत कीजिएगा। वो उसके साथ से निकलकर गुजरी तो रुखसार और रायमा भी उसके पीछे भागती हुई। कैंटीन में दूर दूर तक खामोशी थी। फिर एकदम ही एहसन तेजी से मुड़ा और बाहर निकलता चला गया। उसका ग्रुप उसके पीछे बढ़ा था। पीछे कैंटीन में अब के चेमगोइयों का आगाज हो चुका था। वो बुरे मूड के साथ आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। जितनी कोशिश उसने आज की थी कि उसका मूड ऑफ ना हो, इतना ही उसका मूड सुबह से ऑफ होता जा रहा था। अगर आज प्रोफेसर की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई तो उसे अच्छे मार्क्स की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। वो सा झटक अब क्लास में मौजूद ऊपर तले बनी डेस्क्स में से एक पर जा बैठी थी। साथ ही साथ उसे एक अजीब सा खौफ भी महसूस हो रहा था। अगर उस सारे वाकये की जरा सी भी भनक बहराम के खानों तक पहुंची तो वो उसका यूनिवर्सिटी आना बंद कर देंगे। इस ख्याल से आते ही उसका दम घुटने लगा था। वो सब कुछ कर सकती थी, बस अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकती थी। उसे नाकारा रह जाने से खौफ आता था और पढ़ाई उसके खौफ से निजात का जरिया थी। घबराकर उसने नोट्स फिर से खोल लिए। ऑडिटोरियम नुमा कुशादा सी क्लास में तुलबा एक एक करके आते जा रहे थे। ऊपर तले बनी डेस्क पर हल्की हल्की सी चेमगोइयां उसके कानों में पड़ी थी। कुछ तुलबा उसकी जानिब देखते कुछ देर पहले हो वाकये के लिए बहस कर रहे थे। जाने क्यों वो नर्वस होने लगी थी। जोला को क्या लगता है वो कहीं की परी है? इतनी भी कोई हंसी नहीं है कि एहसन आबिद को रिजेक्ट करने की जसारत कर सके। एक जला कुड़ा सा तबसरा उसके कानों में पड़ा। उसने नजर अंदाज करके निगाह नोट्स पर जमाने की कोशिश की, लेकिन उसका जहन यकसवी से खाली महसूस हो रहा था। उसका जहन मुंतशिर था। बड़ी पाकिज़ा बेबी है ना ये, इतनी ही पाक साफ है तो घर रहे अपने, यूं नहीं क्या करने आती है? किसी ने कदरे बुलंद आवाज में उसे सुनाने के लिए कहा था। उसे एहसास हुआ कि कितनी ही लड़कियां उससे बेजा की हसद का शिकार थी। उसने एक निगाह उठाकर अपने से एक बेंच नीचे बैठे रुखसार और रायमा पर डाली थी। उनके अंदाज में भी उसे हल्का सा खिंचाव महसूस हुआ था, जैसे उन्हें उसका एहसान का रद्द करना कुछ खास पसंद नहीं आया था। उसे एकदम ही अपना आप इस तलबा से भरी क्लासरूम में भी शदीद तन्हा का महसूस हुआ था। उसी असना में प्रोफेसर हामिद दाखिल दरवाजे से अंदर की जानिब बढ़े तो सब अपना काम छोड़े बेसाख्ता उनकी आमद पर उठ खड़े हुए थे। वो भी खड़े हो गई थी। वो अब डाइस पर अपने सफात को रखते हुए एक तायराना निगाह क्लास पर डाल चुके थे। उनके बाल आगे से जरा उड़े उड़े थे। 3 पीस सूट के अंदरूनी शर्ट में उनका भारी भरकम पेट फंसा फंसा था। चेहरे पर सख्ती लिए निगाहों पर चढ़ा नजर का चश्मा लगाए वो मोटी गर्दन आहिस्तेगी से घुमाकर पूरी क्लास का जायजा लेने के बाद सब तलबा को बैठने की इजाजत दान कर रहे थे। बगैर किसी रस्मी तकल्लुफात के अब वो रोल नंबर अनाउंस कर रहे थे। प्रेजेंटेशन का आगाज हुआ चाहता था। बहराम के परदेश ऑफिस का दरवाजा खुला। सफेद कॉटन के क्लफ लगे कमीज शलवार में मलबूस बहराम बाहर की जानिब बढ़ रहे थे। उनकी कलमों में हल्की सी सफेदी थी, आंखें संजीदा थी, नकुश जरा मगरूर, सिया पेशावरी चप्पल पहने वो अब अपने पीए के साथ किसी केस की ब्रीफिंग सुनते आगे बढ़ रहे थे। साथ चलते पीए उनकी रफ्तार से कदम मिलाने में हलकान हो रहा था। उसके लिए चलते चलते उन्हें केस की ब्रीफिंग देना कठिन महसूस हो रहा था। बहुत से वर्कर्स को सर के खम से जवाब देते वो लम्हा साथ साथ चलते जमीर को भी देख लेते। इस जमीनी मसले को इतना बढ़ावा देने की वजह मेरी समझ से बाहर है सर। कार का पिछला दरवाजा उसके लिए खोलते हुए जमीर ने न समझी वाले अंदाज में कहा था। फिर दूसरी जानिब का दरवाजा खोलकर अंदर आ बैठा। साथ ही ड्राइवर को चलने का इशारा किया। ये जमीन किसकी है? उसने पूछा तो जमीर ने उसकी जानिब देखा। क्या मतलब? आपकी है सर।
और मैं इनका कौन हूँ जिनके खिलाफ हम केस लड़ रहे हैं? आप उनके हरीफ हैं। बिल्कुल, और जब कोई हरीफ होता है तो उसे कैसे हराया जाता है? वो नरमी से सवाल करते लम्हे भर के लिए ज़मीर को सोचने पर मजबूर कर गए थे। वो चंद पल उन्हें देखता रहा। जब कोई हरीफ होता है तो उसे कमजोर किया जाता है, फिर हराया जाता है। वो आम सी शक्ल व सूरत का पतला दुबला सा लड़का था। वह मुश्किल 25 साल का। उसके बाल हल्के थे और चेहरे पर ताज़ा बनी शेव का आसार थे। वो अपने काम के साथ सच्चा और संजीदा लगता था, इसलिए वो बहराम को पसंद था। बिल्कुल, और अपने हरीफ को कैसे कमजोर किया जाता है? गाड़ी अब कुशादा सड़क से कच्ची सड़क पर सफर करने लगी थी। दरख्तों के एक तवील कतार पीछे की जानिब दौड़ रही थी। अपने दुश्मन को मुख्तलिफ तरीकों से कमजोर किया जाता है। ज़मीर उसे किसी बहुत ही कमजोर लम्हे में चोट करके, उसकी नफ्सियात समझकर, उसके सोचने और परखने के अंदाज को मद्देनजर रखकर उसे हराने के लिए आपको उसकी तरह सोचने की जरूरत है। अगर आपकी और उसकी सोच में फर्क है तो गालिब गुमान यही है कि वो आपको किसी पहर में धर लेगा और आप उसकी सिमत का अदराक तक नहीं कर पाओगे। वो आंखें उठाए चंद पल उन्हें देखता रहा। लेकिन इससे इस केस के प्रोपेगेंडा किए जाने का क्या ताल्लुक है सर? उसके सवाल पर वो हल्की से मुस्कुराकर खिड़की के शफाफ शीशे से बाहर की दुनिया देखने लगे। उनके चेहरे पर एक चुभन सी उभरी थी। जानते हो ज़मीर, मुझे कमजोर करने की बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा करामात तरीका है मेरी साख को नुकसान पहुंचाना, मेरे घर की औरतों को दरमिया में लाना। ये एक ऐसा हरबा है जिसमें मैं टूट सकता हूँ, बिखर सकता हूँ, खत्म कर तक किया जा सकता हूँ। मैं अपने घर की औरतों का चर्चा गैर मर्दों की जुबान से बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे लिए मेरे घर की औरतों का ताना चाबुक की मानिंद है, ये मुझे काट सकता है। मेरे दुश्मन इस बात से गहरी वाकफियत रखते हैं, इसलिए वो सारे हथकंडे छोड़कर मुझे इस हथकंडे से आजमा रहे हैं। वो मेरी मरहुमा बहन की इज्जत को दरमियान में लाकर मेरी इमोशनल कमजोरी को टारगेट कर रहे हैं, जिसका अंजाम बाहर कैफ अच्छा नहीं होने वाला है। बोलते बोलते आखिर में उनके लहजे में काट सी उभरी थी। ज़मीर चंद पल के लिए साकित हुआ था। उसने बहराम से अपनी बहन का इतना बराह रास्त जिक्र करने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन आपकी बहन तो, मेरा मतलब है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके नाम से आपको कैसे हरासा किया जा सकता है? उसके इस्तफसार पर बहराम ने सुर्ख होती आंखों से बाहर की जानिब देखते हुए हल्का सा सर हिलाया था। वो मर गई है, लेकिन उससे जुड़ी जिल्लत अब तक मेरी पेशानी पर आवेजा है। ये किसी भी देखने वाले को नजर आ सकती है। कुछ पल के लिए गाड़ी में खामोशी छा गई थी। ज़मीर ने उनकी जानिब मोहतात निगाहों से देखा था। और सर, आपकी भांजी, क्या वो किसी तरह हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं? क्योंकि वो आपका एक तरह से वीक पॉइंट है, वो आपकी कमजोरी है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके हरीफ उसे दरमिया में लाकर आपको किसी भी तरह ब्लैकमेल करेंगे? मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर आपको मेरा सवाल बुरा लगे तो। आखिर में शर्मिंदगी के बगैर कहा तो बहराम ने गहरा सांस लिया। कुछ था जो उन्हें हल्का सा परेशान कर रहा था। तुम्हारा सवाल वैलिड है, वो यकीनन ऐसी कोशिश करेंगे, लेकिन हमें इस कोशिश से पहले खुद को तैयार करना होगा। सर, आपको नहीं लगता कि वो थोड़े ज्यादा बोल्ड हैं हमले करने में? किडनैपिंग और दूसरे जराइम उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं। वो अफगान हैं जो हसास सरहदी हिस्सों पर रहकर बड़े हुए हैं। ड्रग्स और असला जात जैसी इलीगल डीलिंग में कई सालों से मुलविस रहे हैं। उनके ताल्लुक बड़े बड़े माफिया से मुस्तैल अफराद से हैं। हमें उनका मुकाबला करने में कदरे कठिनाई का सामना हो सकता है। हम बिजनेस करने वाले लोग हैं। जी मानता हूँ, हमारे ताल्लुकात भी हैं। हम भी असर और रसूख रखने वाले लोग हैं, लेकिन हम उनके मुकाबले पर नहीं हैं। उनकी डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। उसने गोया सारे वाक़यात का तफसीली जायजा बहराम के सामने रखा था। वो उन सब बातों से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए शायद वो ज़मीर के लबोलबाब पर खामोश रहे थे। आप क्या सोच रहे हैं सर? गाड़ी गांव के दाखिली रास्ते पर रुकी तो ज़मीर ने पूछा। बहराम ने उसकी जानिब देखा। हम उनका मुकाबला करेंगे, हम उन्हें शिकस्त देंगे। मैंने सिर्फ जितना सीखा है, मुझे हारने में कतई दिलचस्पी नहीं है। ज़मीर, अब चलो, रसूल बख्श की बेटी के फैसले के लिए देर हो रही है। आखिरी बात जैसे अंदिया थी कि वो मजीद उस बारे में गुफ्तगू नहीं करना चाहते। ज़मीर ने समझ कर सर हिलाया और फिर फाइल बंद करता बाहर निकलकर वो बहराम की जानिब का दरवाजा खोल रहा था। वजिया से बहराम अब संजीदा चेहरे लिए गांव के अंदर बढ़ रहे थे। उनके दोस्त की बेटी का आज एक अहम फैसला था। वो उसमें अपनी शिरकत को यकीनी बनाना चाहते थे। जोला की क्लास में सन्नाटा था और सामने मौजूद तालिबे इल्म अपनी प्रेजेंटेशन को अब इख्तितामी मरहला में समेट रहा था। वो उस क्लास का होनहार तालिबे इल्म हो रहा था। उसके नाकाबिले बयान हद तक बेहतरीन प्रेजेंटेशन को देखकर जोला को अपनी तैयारी फीकी महसूस होने लगी थी। उसके प्रेजेंटेशन के बाद सर हामिद समेत क्लास
के बाकी तुलबा ने भी तालियां बजाई थी। हुरैरा किसी फातिहा की मानिंद अपना इलाका फतेह करके लौट रहा था। अगला नाम उसका था जो अफसर हामिद कॉल कर रहे थे। उनकी करख्त आवाज पर उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। क्लास में मौजूद तुलबा उसे गर्दनें फेर फेर कर देख रहे थे। कुछ देर कबल हुआ वाक़या उनमें से हर एक के चेहरे पर दर्द था। वो उन निगाहों से बस्ती बचाती सीना नीचे उतरने लगी थी। सर हामिद के सामने से गुजरते हुए उसे किसी चीज का एहसास हुआ, शिद्दत से, जैसे वो कुछ भूल रही है। उसे ये एहसास सुबह से हो रहा था। सर हामिद ने अपनी नाक पर जमे ऐनक से झाँक कर उसकी जानिब देखा था, साथ ही एक हाथ भी आगे बढ़ाया था और उसे उसी पहर सर हामिद समेत सैकड़ों तुलबा के सामने ऐसा इस्तादा रहकर याद आया था कि वो क्या भूल रही थी। वो अपनी प्रेजेंटेशन का डिस्कवर्स भूल गई थी। वो अपनी फाइल में मौजूद तफसील से लिखा गया असाइनमेंट घर भूल कर आ गई थी। उसकी पेशानी पर पसीने की चंद बूंदें नमूदार हुई थी। आपका असाइनमेंट बीबी? उसे समझ नहीं आया कि सर को क्या जवाब देना है। उसने एक बेचैन और खौफजदा निगाह क्लास पर डालकर कदरे हल्की आवाज में सर से माजरत करने की कोशिश की, लेकिन सर हामिद हाथ में थामे पलंदे को तकरीबन पटकते हुए उसकी जानिब देखा था। उनकी आंखों में उसे अपने लिए वाज़ेह नापसंदीदगी देखकर बहुत कुछ गर्क होता नजर आ रहा था। उसे लगा गोया वो उन तमाम तुलबा के आगे सांस लेने में नाकाम हो रही है। उसने बमुश्किल गहरा सांस लेकर अपने सिगड़ते फेफड़ों को आज़ाद करने की कोशिश की थी। आप अपना असाइनमेंट नहीं लाई हैं? सर हामिद आफंदी ने अब कदरे फुर्सत से उसे देखकर पूछा था। उसने बमुश्किल अपनी आंखों में उबलते आंसुओं को रोककर कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ हलक में ही दम तोड़ गई थी। वो इतनी हिम्मत मुस्तमा ही ना कर पाई कि उन्हें बता देती कि वो वाक़तन अपने असाइनमेंट घर भूल आई है। जारी है। तो यह हो गया हमारा एपिसोड कंप्लीट। और अगर हम एपिसोड की बात करें तो इतनी ज़्यादा भी स्टोरी मालूम नहीं हुई है। फीमेल लीड का नाम जोला है और वो अपने मामू के पास रहती है और मामी उनकी स्वीट सी है, अच्छी है, लेकिन मामू थोड़े स्ट्रिक्ट दिखाए हैं और देखते हैं अब क्यों स्ट्रिक्ट हैं। कोई वजह है जो वो जोला के साथ इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। और मेल लीड जो है वो कैदी है जो लॉकअप में दिखाया है और वो एक गैंगस्टर है। तो अभी इतनी ही मालूम हुई है, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तो इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। तो आपको कैसी लग रही है अपना रिव्यू लाजमी देना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।